क्रिस्टल बाइंडिंग एंड इलास्टिक कांस्टेंट्स। इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे कि बॉन्डिंग किस तरह होती है क्रिस्टल्स में जो एटम्स होते हैं उनके बीच। ठीक है, तो बारी बारी हम वो स्टार्ट करते हैं कि क्या होगा। बॉन्डिंग एंड कोहेसिव एनर्जी। In this chapter, we study the nature of forces which binds the atom together in a crystal. इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे नेचर ऑफ फोर्सेस क्या होंगी जो एक्चुअली एटम्स को क्रिस्टल के अंदर बाइंड करके रखेंगी। In order to understand the nature of these forces, we take two atoms from which form a stable chemical bond in the solid state. अच्छा, आप एक तो ये कि हम देखेंगे कि सॉलिड्स में जो एटम्स होते हैं उनके बीच में जो बॉन्डिंग हुई होती है उन बॉन्डिंग के बीच में किस किस्म की फोर्सेस या किस किस्म की एनर्जीज लग रही होती हैं। ठीक है, उसके लिए हमें क्या कंसीडर करना पड़ेगा, हमें दो एटम कंसीडर करने पड़ेंगे सॉलिड स्टेट में, और हम देखेंगे कि वो दो एटम्स जो हैं आपस में एक स्टेबल बॉन्ड बना रहे होंगे। ठीक है, when these atoms are at large distance from each other, each atom is nearly free from the effect of other atom, so the potential energy of the system is nearly zero. और यही एटम, लेट्स सपोज ये एटम अगर आप बहुत दूर दूर रख देते हैं तो एक एटम में क्या होता है, एक एटम में न्यूक्लियस होता है। ठीक है, और न्यूक्लियस में क्या होता है, पॉजिटिव चार्जेस होते हैं। कैसे पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर आपके पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, जो आपके पास प्रोटॉन होते हैं उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो आपके पास न्यूट्रॉन होते हैं वो चार्जलेस होते हैं, उसके ऊपर चार्ज जो है वो कोई चार्ज नहीं होता। तो ये आपके पास न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो न्यूक्लियस के ऊपर आपके पास क्या चार्ज हो जाएगा, ओवरऑल आपके पास पॉजिटिव। इसी तरह आपके पास एटम के अंदर सिर्फ न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियस के बाहर शेल्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स में क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, सिमिलरली एक एटम में भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होगा, दूसरे में भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होगा। और आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो पॉजिटिव को रिपेल करेगा और नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, यानी अगर ऑपोजिट पोलैरिटी होगी उसको वो अट्रैक्ट करेगा, और जो है सेम पोलैरिटी होगी तो उसको रिपेल करेगा। लेकिन अगर यही एटम्स अगर करीब होंगे तब इनके बीच में कुछ हो रहा होगा। ठीक है, कुछ पोटेंशियल एनर्जी लग रही होगी, कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्जन लग रही होगी। लेकिन अगर ये बहुत दूर हो, एक दूसरे से बहुत दूर पड़े हो, तो तब आपके पास इस एटम की दूसरे एटम पे कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं एक्ट कर रही होगी। यही बताई हुई है उन्होंने बात कि when these atoms are at large distance from each other, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर रखेंगे तो each atom is nearly free from the effect of the other atom, so the potential energy of the system is nearly zero. तो उसके ऊपर जो पोटेंशियल एनर्जी लग रही होगी वो क्या होगी, जीरो लग रही होगी, जब एक दूसरे से बहुत दूर पड़े होंगे। As the distance between the atom is decreased, they start interacting with each other, and so the potential energy of the system starts changing. अब जब आपने उसके बीच में डिस्टेंस जो है वो कम किया, यानी आपने पहले कहा ना कि यूं में बहुत दूर पड़े हुए, अब हम इन एटम्स को करीब ले आए। जब करीब लेके आएंगे तो इनके बीच में कुछ इंटरेक्शन होगा। वो इंटरेक्शन क्यों होगा, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि एक एटम जो है वो उसके अंदर न्यूक्लियस होता है जो पॉजिटिवली चार्ज होता है, और उसके शेल्स में क्या होता है, आपके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सिमिलरली सेकेंड एटम में भी आपके पास न्यूक्लियस होगा और उसके पॉजिटिवली चार्ज होगा और उसके शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो उनके बीच में इस ऑपोजिट पोलैरिटी या सेम पोलैरिटी की वजह से अट्रैक्शन और रिपल्जन हो रही होगी। तो इस वजह से जब हम एक खास डिस्टेंस पे करीब लेके आएंगे और तब उसमें पोटेंशियल एनर्जी जो है वो स्टार्ट होगी चेंज होना। ठीक है, तो द एटम्स एक्सर्ट फॉलोइंग टू टाइप ऑफ फोर्सेस ऑन ईच अदर। फिर एटम्स जो है जब करीब लेके आएंगे दो टाइप की उसमें फोर्सेस एक्ट कर रही होंगी। एक उस पे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, दूसरी हमारे पास फोर्स ऑफ रिपल्जन एक्ट कर रही होगी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्यों एक्ट करेगी, बिटवीन नेगेटिव इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ वन एटम एंड पॉजिटिव न्यूक्लियस ऑफ द अदर एटम। यानी आपके पास अगर एक एटम है, जैसे आपने फिजिक्स में भी पढ़ा था कि आपके पास इलेक्ट्रॉन्स एक साइड पे हो जाते हैं, न्यूक्लियस एक साइड पे हो जाता है, पॉजिटिवली चार्ज इस तरह डायपोल की फॉर्म में बन जाता है, ये नेगेटिव बन जाता है। सिमिलरली आपके पास सेकंड एटम है, तो आपके पास सेकंड एटम का क्या होगा, वो आपके पास ऐसे बन रहा होगा। अब पॉजिटिव चार्ज इसका इस तरफ हो गया और नेगेटिव इस तरफ। अब ये पॉजिटिव, इसका न्यूक्लियस और इसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ये आपस में अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, ये आपस में क्या कर रहे होंगे, अट्रैक्शन पैदा हो रही होगी इनके बीच में। तो इसलिए अब उन्होंने कहा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन नेगेटिव इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ वन एटम, यानी इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ऑफ वन एटम का एंड पॉजिटिव न्यूक्लियस ऑफ द अदर एटम के साथ क्या हो रही है, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रही है। सिमिलरली फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी बिटवीन नेगेटिव इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स ऑफ टू एटम्स। सिमिलरली आपने क्या कहा, नेगेटिव रिपल्जन। अब रिपल्जन क्या होगी, अगर आपके पास ये है एक एटम और दूसरा एटम का भी अगर ये हम इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इस तरह पढ़े हो,
तो आपके पास ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे के सामने आए हुए तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। इसी तरह न्यूक्लियर अगर सामने आ जाते हैं, न्यूक्लियर सामने आ जाते हैं एक दूसरे के, तो वो भी एक दूसरे को क्या करेंगे, पॉजिटिव साइन और पॉजिटिव साइन, हमें पता है सेम या लाइक चार्जेस जो होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो वो भी एक दूसरे को दूर फेंकेंगे, दूर भेजने की कोशिश करेंगे। तो ये आपके पास फोर्स ऑफ रिपल्जन आ जाएगी। सिंस द अट्रैक्टिव फोर्सेस डिक्रीजेस द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से आपके पास पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी, क्योंकि आपके पास अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से वो एक दूसरे के करीब आने की कोशिश करेंगे, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, कम होगी, और वो एक दूसरे मूव करके एक दूसरे के पास आने की कोशिश करेंगे, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या होगी, डिक्रीज करेगी। और द रिपल्सिव फोर्सेस इंक्रीजेस, रिपल्सिव फोर्सेस क्या करेंगे, दूर लेके जाएंगे, दूर लेके जाने का मतलब है उनके अंदर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, विद डिस्टेंस पोटेंशियल एनर्जी क्या करती है, इंक्रीज करती है। तो यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स क्या करेगी, increases the it is so it net energy of the system is equal to the algebraic sum of two energies। तो नेट आपके पास जो एनर्जी हो रही होगी सिस्टम की, वो क्या होगी, अल्जेब्रिक सम होगा दोनों की एनर्जीज का, ठीक है, जो कि आपके पास क्या हो जाएगा, U इक्वल्स टू U अट्रैक्टिव प्लस U रिपल्सिव। अब ये आपके पास यानी U, आप पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अट्रैक्टिव फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू रिपल्सिव फोर्स, ये एनर्जीज हो रही हैं, ठीक है। अब आपने पोटेंशियल एनर्जी बताया, पहले मैंने आपको बताया कि आपके पास जो है अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या कर रही है, वो आपके पास एक अट्रैक्टिव फोर्स होने की वजह से हमने इसको नेगेटिव साइन लगाया, ठीक है, और ये आपके पास क्या कर रही है, दूर जाने से अट्रैक्टिव फोर्स करीब आने से पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर रही है, इसलिए नेगेटिव साइन भी आ रहा है, और अट्रैक्टिव होने की वजह से भी नेगेटिव साइन है। रिपल्सिव फोर्स क्या कर रही है, बढ़ेगी, वो क्या करेगी, बढ़ेगी, तो उसमें आपने पोटेंशियल एनर्जी प्लस डी बाई आर एन से होगी। यहाँ पे आपके पास ए बी एम एन कांस्टेंट है, विच डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ एटम, वो डिपेंड करेगा नेचर ऑफ एटम। अब नेचर ऑफ एटम आपके पास क्या होगी, नेचर ऑफ एटम ये हो सकता है, सोडियम एटम की नेचर डिफरेंट है, ऑक्सीजन एटम हम लेंगे उसकी उसकी नेचर डिफरेंट है, नाइट्रोजन लूंगी तो उसकी नेचर क्या है, डिफरेंट है। तो ये एम एन जो है ये इस चीज पे डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है। और ए भी आपके पास जो है वो क्या है, कॉल्ड अट्रैक्शन एंड रिपल्शन कांस्टेंट्स, यानी ए जो है वो अट्रैक्शन कांस्टेंट है, और बी आपके पास यहाँ पे क्या है, रिपल्शन कांस्टेंट है। Equation 3.11 shows that the magnitude of both of attractive and repulsive energy increases with decrease in interatomic distance। अब यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि आपके पास इक्वेशन में हमने देखा कि आपके पास ये अट्रैक्टिव फोर्स भी आपने, अट्रैक्टिव एनर्जी भी आपने देख ली और रिपल्सिव एनर्जी भी देख ली, दोनों का डिस्टेंस के साथ क्या ताल्लुक है, रिवर्स इनवर्स में, ठीक है। इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, यानी आर जब आपके पास क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, आर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगी, बढ़ेगी। सिमिलरली ये भी जब डिक्रीज करेगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी, यहाँ से हमें ये पता चल रहा है। Generally, m is greater than n. This means that the repulsive energy increases faster than increase in attractive energy, especially for small values of interatomic distance. अब generally जो आपके पास m होता है, यानी attractive एनर्जी या अट्रैक्टिव फोर्स का जो कांस्टेंट है m, ये बड़ा होता है n से। अगर ये बड़ा वैल्यू होगी इसका मतलब क्या होगा कि ये वैल्यू r जो है वो बड़ी वैल्यू होगी, r ज़्यादा बड़ी वैल्यू होने का मतलब है, और नेगेटिव का साइन भी है, और यहाँ से हमें पता चलेगा कि आपके पास रिपल्सिव एनर्जी जो होगी वो क्या करेगी, एज कम्पेयर टू दिस इंक्रीज फॉर्म में होगी, क्योंकि ये वैल्यू बड़ा होने की वजह से आपके पास क्या हो रहा है, ये छोटी ओवरऑल वैल्यू छोटी जल्दी होगी और ये इससे बड़ी होगी, ठीक है। स्मॉल वैल्यू इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, यानी कि छोटे इंटर एटॉमिक डिस्टेंस पे आप देखेंगे आपके पास रिपल्सिव एनर्जी इंक्रीज करेगी फास्टर देन इन इंक्रीज इन द अट्रैक्टिव एनर्जी। अट्रैक्टिव एनर्जी की निस्बत अगर स्मॉल इंटरएटॉमिक डिस्टेंस है तो उसमें आपके पास रिपल्सिव एनर्जी फास्टर इंक्रीज करेगी एज कम्पेयर टू अट्रैक्टिव एनर्जी। दैट्स व्हाई द रिपल्सिव फोर्सेस आर कॉल्ड शॉर्ट रेंज फोर्सेस, इसीलिए हम रिपल्सिव फोर्सेस को क्या कहते हैं, शॉर्ट रेंज फोर्सेस कहते हैं। The this means that the repulsive interaction between nuclei becomes significant for very small distance। इसका मतलब है कि repulsive forces जो बड़ी तेजी से बढ़ती हैं short distance पे, वो डोमिनेट होती हैं या सिग्निफिकेंट होती हैं स्मॉल डिस्टेंसेस पे, हम कह सकते हैं न्यूक्लिया के बीच में रिपल्सिव फोर्सेस।
अब ये आपके पास ग्राफ है, ग्राफ पे देखिए आपके पास U यानी पोटेंशियल एनर्जी को शो किया हुआ है, और इसके अलावा ये आपके पास R की वैल्यू है, ठीक है। यहाँ पे R की वैल्यू आपके पास है, ये R इस तरह आपके पास बढ़ता जाएगा, ठीक है। ये 0 है, 0 से R इस तरफ बढ़ता जाएगा और इस तरफ डिक्रीज होता जा रहा है। तो जब R डिक्रीज करता जा रहा है, आप देख रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी शार्पली क्या कर रहा है, इंक्रीज करता जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास नेगेटिव इस फॉर्म में बताया हुआ है, और ये आपके पास मिनिमम वैल्यू है, ठीक है, रिचेस एट मिनिमम वैल्यू। तो अब ये इसको देख भी लेते हैं कि क्या है। फिगर से आपको क्या पता चल रहा है, U डिक्रीजेज विद R डिक्रीजेज। जब R की वैल्यू कम हो रही है तो U की वैल्यू कम हो रही है, यानी R की वैल्यू अगर इधर इधर हम लाते जा रहे हैं, इधर आपके पास पॉइंट इसकी वैल्यू क्या आती जा रही है, कम होती जा रही है, ठीक है। यहाँ से हम देख रहे हैं U की वैल्यू कम होती जा रही है, R की वैल्यू कम होती जा रही है, U की वैल्यू भी कम होती जा रही है। और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब मिनिमम वैल्यू आ जाएगी, ये आपके पास क्या है, मिनिमम पीक, पीक जो है डाउनवर्ड पीक है, इसे मिनिमम कहेंगे, जो U नॉट है, R इज इक्वल टू R नॉट पे, then increases rapidly as R decreases further। फिर उसके बाद इंक्रीज कर रहे हैं रैपिडली, फर्दर R डिक्रीज पे इंक्रीज कर जाएगा। यानी इस पॉइंट पे जब R की वैल्यू हम यहाँ से कम करते जा रहे हैं ना, आप इसको यहाँ से देखें, पहले ये आपके पास R लेट्स टू 0 है, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। 3 पे मैं देख रही हूँ R की वैल्यू ये है, 3 से फिर मैं नीचे R पीछे चली गई, R वैल्यू 2 आ गई, तब मैंने देखा पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू मजीद डिक्रीज होगी, फिर देखा मैंने मजीद डिक्रीज होगी, फिर मैं देखती हूँ मजीद डिक्रीज होगी R की वैल्यू में। यानी R की वैल्यू जैसे जैसे कम होती जा रही है, आपके पास ये वैल्यू क्या करती जा रही है, पोटेंशियल एनर्जी की डिक्रीज करती जा रही है, और एक पॉइंट आएगा मिनिमम एनर्जी आ जाएगी, फिर फर्दर मैंने R को मजीद डिक्रीज किया मजीद, लेकिन इस पॉइंट के बाद, मिनिमम पॉइंट के बाद जो हमारे पास यूनर पॉइंट है, पत्थर मैंने आर को डिक्रीज किया, कम किया, तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या करना शुरू होगी, बढ़ना शुरू होगी, ऊपर की तरफ आना शुरू होगी। देखिए यहाँ से पोटेंशियल, अब ये आपको ग्राफ की समझ होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू ये थी, यहाँ पे ये वैल्यू थी, यहाँ पे ये, अब पत्थर मैंने जब मैंने डिक्रीज किया आर की वैल्यू, तो ये आ गई, मजीद आर की वैल्यू मैंने डिक्रीज किया, आपके पास ये आ गई, इस पॉइंट पे आपके पास आर की वैल्यू ये आ गई, तो ये इंक्रीज करना शुरू हो गया यहाँ पे। The interatomic distance R naught at which the energy of the system become minimum is known as equilibrium distance. At this distance, a chemical bond is formed. At this distance, the system is most stable state and energy is required to displace the atoms in either direction. आपको कह रहे हैं कि आपके पास यहाँ पे जो डिस्टेंस कवर हो रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस इंटरएटॉमिक डिस्टेंस आर नॉट को हम क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस कहेंगे, ठीक है। जहाँ पे आपके पास मिनिमम एनर्जी आ रही है, और इक्विलिब्रियम डिस्टेंस कहेंगे मिनिमम एनर्जी, और यहाँ पे आपके पास मोस्ट स्टेबल स्टेट होगी, और यहाँ पे ही आपके पास केमिकल बॉन्ड बन रहा होगा, ठीक है। और केमिकल बॉन्ड ऐसे बन रहा होगा कि हमें एनर्जी चाहिए होगी इसको तोड़ने के लिए, अगर हमें उसे क्या करना है, तोड़ना है उस बॉन्ड को, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एटम को दूर भेजने के लिए हमें एनर्जी यहाँ पे रिक्वायर्ड होगी। अब हमने क्या करना है, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना है, जो हमारे पास u की इक्वेशन थी ना, जो माइनस ए और डिवाइडेड बाय आर एम लिखा था, तो r ऊपर लेके आए तो आपके पास माइनस एम आ गया है। सिमिलरली आप प्लस बी आर नीचे था तो ऊपर लेके आए तो माइनस एन आ गया। जब इसका डिफरेंशियल लिया विद रिस्पेक्ट टू आर, तो आपके पास क्या आ जाएगा, यानी चेंज हम विद रिस्पेक्ट टू आर देख रहे हैं एनर्जी का, तो हम डिफरेंशियल भी लेंगे विद रिस्पेक्ट टू आर। तो आपके पास क्या आ जाएगा, डी यू बाई डी आर, जो कि आपके पास आ जाएगा एम ए आर की पावर माइनस एम, और डिफरेंशियल लिया तो -1 आ जाएगा यहाँ पे। सिमिलरली यहाँ पे माइनस एन बी आर माइनस एन माइनस 1 बन जाएगा, या अगर हम यहाँ पे लिखें तो क्या बन जाएगा, एम ऊपर आ जाएगा, ए ऊपर आ जाएगा, आर की पावर एम प्लस एन 1 आ गया। इसके बाद यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा, और एन बी और आर की पावर एन प्लस 1 बन जाएगा। और आपको पता है कि डी यू बाई डी आर जो होता है, वो आपके पास माइनस एफ के इक्वल होता है, ठीक है, यानी एफ के इक्वल होता है, फोर्स के इक्वल होता है, ठीक हो गया। अब आप यहाँ पे देखिए, ये आपको कैसे पता चल रहा है, ये आपके पास सिंपल जो फॉर्मूला होता है ना, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी, डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास, एफ डॉट डी होता है, ठीक है। डब्ल्यू क्या होती है, यूनिट क्या होते हैं इसके, जूल, यानी वर्क है, वर्क है, और अगर एनर्जी की फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा डी यू, ठीक है। यहाँ पे आपके पास एफ, और हम यहाँ पे लिख देते हैं डी आर, या अगर एफ लिखना है तो आपके पास क्या हो जाएगा, डी यू बाई डी आर, डी यू बाई डी आर बन गया। ये आपके पास यहाँ से फोर्स आ गया। अब आपने इधर इसकी जगह लिखना है ना फोर्स, बाकी आपके पास क्या आ जाएगा, ये आप नेगेटिव के साथ है, तो इसका मतलब है इस फर्स्ट टर्म के साथ आपके पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे जो नेगेटिव था ना, वो आपने देखा क्या हुआ, वो आपके पास जब इसकी पावर हम लिखेंगे, डिफरेंशियल लिखेंगे, तो माइनस एम आया, माइनस एम आया, तो ऑलरेडी माइनस था, माइनस माइनस पॉजिटिव हो गया यहाँ पे।
और यहाँ पे आपके पास -n था तो -n आ गया, पॉजिटिव था तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा और ये ऊपर आपके पास वैल्यू चेंज आ जाएगी। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि इसके बाद ये जो नेगेटिव आ रहा है इसकी वजह से अगेन ये वाली a के साथ टर्म जो नेगेटिव हो जाएगी और इसके साथ जो है नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये आपके पास बन रही है फोर्स की वैल्यू बन रही है जो -ma डिवाइडेड बाय r की पावर m+1 प्लस nb r की पावर n+1 बन रहा है, gives the total force between the two atoms placed at a distance r from each other। ये आपको एक्चुअली क्या दे रहा है, टोटल फोर्स की वैल्यू दे रहा है जो आपको मिल रही है टू एटम्स के बीच में जो डिस्टेंस आ रहा है उनके बीच में जो फोर्स लग रही है, एक पार्ट अट्रैक्टिव फोर्स का और एक पार्ट रिपल्सिव फोर्स का। अब आपको बारी बारी हम इन दोनों को फोर्सेस टर्म्स को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट टर्म ऑन राइट हैंड साइड रिप्रेजेंट्स द अट्रैक्टिव फोर्स। फर्स्ट टर्म आपके पास ये है, ये आपको अट्रैक्टिव फोर्स को रिप्रेजेंट कर रही है। सेकेंड टर्म आपके पास ये है राइट साइड पे, ये आपको किसको रिप्रेजेंट कर रही है, रिपल्सिव फोर्स को रिप्रेजेंट कर रही है। इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आप देखेंगे कि जब r इक्वल्स टू r नॉट आ जाएगा, r नॉट डिस्टेंस क्या था आपके पास, ये देखें ये r नॉट डिस्टेंस था, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट था। ठीक है, तो r इज इक्वल टू r नॉट पे आपके पास अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस क्या हो जाती हैं, इक्वल हो जाती हैं और टोटल फोर्स क्या हो जाएगी, इज इक्वल हो जाएंगी। तो एक के साथ माइनस है एक के साथ पॉजिटिव है तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, टोटल फोर्स क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी एट आर एंड आर नॉट इज मिनिमम, और पोटेंशियल एनर्जी आर और आर नॉट पे यानी इक्विलिब्रियम पॉइंट पे क्या होगी, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है, और इसका मतलब क्या होगा, फोर्स जब जीरो हो जाएगी हम उसको जीरो पुट कर देंगे, आर को आर नॉट अगर हम पुट करेंगे यानी आर की जगह हमने आर नॉट पुट कर लिया तो आपके पास ये फॉर्म बन गई। अब हमारे पास जीरो था और यहाँ पे नेगेटिव था, नेगेटिव टर्म को इक्वेशन की दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो आपके पास पॉजिटिव टर्म आ जाएगी, ये आ गई आपके पास। ठीक है, अब आपने क्या किया, एम ए यहाँ पे लिखा रहने दिया और एन भी दूसरी साइड पे। अब ये आर नॉट m+1 ये नीचे रह गया और आर नॉट m+1 ऊपर आ जाएगा, ये आपके पास आ गया। ठीक है, जब इसको मजीद सॉल्व करेंगे आपके पास क्या आ जाएगा, यानी आर नॉट आपके पास कॉमन बेस है ना तो इसकी पावर ऊपर तो चली जाएंगी, यानी n+1 था ऊपर जाके -m-1 हो जाएगा, 1 कैंसिल हो जाएगा और पीछे बचेगा क्या, n-m, ये टर्म बच गई। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास n था तो ये n इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाएगा, नीचे आ गया एम ए डिवाइडेड बाय यहाँ पे नीचे आ गया, ये आपके पास b की वैल्यू आ गई, जो आपके पास है रिपल्सिव फोर्स का कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू आ गई आपके पास। ठीक है, द पोटेंशियल एनर्जी एट इक्विलिब्रियम डिस्टेंस r इज इक्वल टू r नॉट पे आपके पास क्या हो गया, हमारे पास क्या थी, ये थी अब हमारे पास वैल्यू। ठीक है, u नॉट इक्वल्स टू -a डिवाइडेड बाय r नॉट m प्लस b डिवाइडेड बाय r नॉट n, ये आपके पास था। अब आपने क्या करना है, इक्वेशन ए को यूज करते हुए इक्वेशन ए का जो बी है वो यूज करते हुए इसमें पुट करना है, यानी इस बी में इस बी की जगह वो पुट कर देना है। तो वो क्या हो जाएगा, देखिए यू नॉट माइनस ए बाई आर नॉट एन एज इट इज आ गया, प्लस 1 बाई आर नॉट की पावर एन ये आ गया, और बी की वैल्यू क्या होगी, एम ए डिवाइडेड बाई एन आर नॉट की पावर एन माइनस एम आ गया, ये आ गया आपके पास। ठीक है, अच्छा अब इसमें आर नॉट जो है आप देखिए कि आपके पास आर नॉट यहाँ पे भी है और ये भी है। ठीक है, इसको अगर मैं ऊपर लेके जाऊंगी तो क्या हो जाएगा, -n, तो यहाँ पे n-m-n आ गया, ये आपस में हो जाएगा कैंसिल, ये कैंसिल हो जाएगा, पीछे बचेगा r नॉट की पावर -n, बाकी सारी चीजें वैसी की वैसी। और फिर अगर हम देख इसको थोड़ा और लिखिए, -a/r0m प्लस m/n, a की a डिवाइडेड बाय आर नॉट एम हो जाएगा, आर नॉट एम ये -m था ना तो ये नीचे जाके क्या हो जाएगा, आर नॉट एम हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ये बच गया। अब इसमें से क्या चीज़ें कॉमन हो सकती हैं, इसमें से ये चीज़ हम कॉमन निकालेंगे, ये चीज़ हमने कॉमन निकाली -a/r0m कॉमन निकाला तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, 1 माइनस, और क्योंकि प्लस का साइन है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, m डिवाइडेड बाय n, ये आपके पास आ गई पोटेंशियल एनर्जी, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी आ गई जब आपके पास r जो है वो r नॉट के इक्वल होगा। We find since m is not equal to n, u naught is not equals to 0, it means that although the attractive force is equal to the repulsive force at r is equals to r naught, but the attractive energy is not equal to the repulsive energy। जैसा कि हमने शुरू में ही बात कर दी थी कि हमारे पास m जो है वो हमेशा क्या होता है, ग्रेटर होता है। अभी हमने शुरू में ही बता दिया था कि m जो है वो हमेशा ग्रेटर होता है n से, तो अगर m हमेशा ग्रेटर होगा n से तो हम क्या कर सकते हैं, इसका मतलब है कि ये टर्म कभी जीरो नहीं होगी। ये टर्म जीरो ना होने का मतलब है कि आपके पास यू नॉट कभी जीरो नहीं होगा, कभी जीरो नहीं होगा। ठीक है, और इससे हमें ये पता चल रहा है कि आपके पास यू नॉट जीरो होने का मतलब है कि कभी जीरो ना होने का मतलब ये है कि अट्रैक्टिव एनर्जी
कभी भी रिपल्सिव एनर्जी की इक्वल नहीं होगी। अट्रैक्टिव एनर्जी कभी भी रिपल्सिव एनर्जी की इक्वल नहीं होगी। और जबकि हमें पता है कि आपके पास R इज इक्वल टू R नॉट पे फोर्सेस इक्वल, फोर्सेस जीरो हो गई थी क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स इक्वल हो रही थी, तो फोर्स जीरो हो गई थी। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे जीरो नहीं होगी, कुछ मिनिमम उसकी वैल्यू रहेगी, जो कि आप इस फार्मूला से फाइंड कर सकते हैं। The energy U naught at the equilibrium distance R naught is called binding energy or cohesive energy or dissociation energy of the molecule। और जो आपके पास U naught पे एनर्जी है equilibrium distance R naught पे, इसे हम क्या कहते हैं? बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं, या कोहेसिव एनर्जी कहते हैं, या डेसोसिएशन एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल कहते हैं। ठीक है, अब आपके पास कोहेसिव एनर्जी क्या होती है? कोहेसिव एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू separate the atoms of a diatomic molecule to an infinite distance apart. This is generally in the order of few electrons volt। अब कोहेसिव एनर्जी क्या होती है? कोहेसिव एनर्जी एक्चुअली वही एनर्जी होती है जिसने एक्चुअली दो एटम्स को जोड़े होता है खास बॉन्ड पे। अब इसको तोड़ के अगर हम दूर दूर, हमें जितनी एनर्जी चाहिए होगी तोड़ने पे लगेगी, वो एनर्जी एक्चुअली क्या होगी? आपके पास कोहेसिव एनर्जी होगी। और ये क्या कितनी होती है? फ्यू इलेक्ट्रॉन्स वोल्ट आपके पास होती है। ठीक है, cohesive energy may be defined as energy released when two atoms are brought close together to each other at equilibrium distance r naught। और ये कोहेसिव एनर्जी एक्चुअली होगी क्या? जब बॉन्ड फॉर्मेशन होगी तब भी। आप इसे कह सकते हैं कि जब दो एटम्स को करीब लाया जाए तब भी एनर्जी जो रिलीज हो, वो क्या होगी? हमारे पास कोहेसिव एनर्जी होगी। लार्जर द एनर्जी रिलीज मोर स्टेबल द बॉन्ड फॉर्म। जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी उतना स्टेबल बॉन्ड फॉर्म होगा। एंड हेंस मोर स्टेबल इज द क्रिस्टल स्ट्रक्चर, और उतना ही क्रिस्टल स्ट्रक्चर होगा। एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर किससे मिलकर बना होता है? मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। और मॉलिक्यूल मिल्स किससे मिलकर बने होते हैं? एटम्स के से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, तो एटम्स के बीच में बॉन्डिंग जितनी स्ट्रांग होगी यानी स्टेबल होगी, और स्टेबल कैसे होगी? अगर लार्ज एनर्जी रिलीज होगी उनके बीच में। ठीक है, उतना ही स्टेबल बॉन्ड बनेगा और उतना ही स्टेबल क्रिस्टल होगा आपके पास। Any crystal in an atom is surrounded by more than one atom with arrange themselves to form different structure। और क्रिस्टल में आपके पास एटम जो है वो एक एक एटम नहीं, बहुत मोर देन वन एटम से बना होता है। इसका मतलब है मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर किस तरह होगा? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। अब आपके पास इसका मतलब ये है कि अगर मैं एक क्रिस्टल बनाती हूँ, क्रिस्टल आप देखिए, लेट्स सपोज आपके पास ये एक क्रिस्टल है, और क्रिस्टल में आप देखते हैं कि एक एटम, एक अभी इस एटम की मैं बात करूँ तो सिर्फ इसकी एक एटम से बॉन्डिंग नहीं है, बल्कि डिफरेंट साइड पे इसकी बॉन्डिंग बनी हुई है। और ऑफ कोर्स हर बॉन्डिंग में इसकी क्या होगी? बनते हुए फॉर्मेशन पे एनर्जी जो है वो रिलीज हुई होगी। तो इसका मतलब है कि ओवरऑल क्रिस्टल बनाते हुए हमारे पास मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज हुई होगी। Because in crystal every atom is surrounded by a number of atoms, equation for repulsive and attractive energy is not applicable। और क्योंकि अट्रैक्टिव और रिपल्सिव एनर्जी हमने इक्वेशन जो बनाई थी वो हमने टू एटम्स के लिए बनाई थी, तो अगर हमारे पास बहुत सारे एटम्स होंगे तब वो ये वाली इक्वेशन वैलिड नहीं होगी। एग्जैक्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी टर्म्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय इन्वर्टिंग दिस ओरिजिन इन डिटेल। तो इसकी एनर्जी के लिए हमें और डिटेल में जाना पड़ेगा। फॉर दिस पर्पज वी शुड नो द एग्जैक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द एटम। फिर हमें इसकी एनर्जी को डिफाइन करने के लिए हमें ये जानना जरूरी होगा कि इन एटम्स, जो भी एटम्स हैं टोटल एक क्रिस्टल के अंदर, उनके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। In certain crystals, the valence electrons are transferred from one atom to the other during the bond formation। कुछ ऐसे क्रिस्टल्स होंगे जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कर रहे होंगे? शेयर कर रहे होंगे या ट्रांसफर कर रहे होंगे अपने अपने शेल से दूसरे शेल में। In some crystals, the neighboring atom shares the valence electron. In same crystals, the valence electrons have free। कुछ ऐसे क्रिस्टल्स होंगे जिनके वैलेंस बॉन्ड में एटम्स जो है वो शेयर कर रहे होंगे, कुछ ट्रांसफर कर रहे होंगे, कुछ में फ्रीली मूव कर रहे होंगे। They move from one part of the crystal to the other, and there can be many types of electronic interaction present in the crystal। इसका मतलब है, देखिए एक हम कितनी क्रिस्टल्स की टाइप्स हैं और इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में जो बॉन्ड, कोई बॉन्ड शेयर कर रहा है, कोई ट्रांसफर कर रहा है, कोई फ्रीली मूव कर रहा है, उस पर सारी डिपेंड कर रही होंगी बॉन्डिंग कि किस तरह के बॉन्ड बन रहे हैं। नेचर ऑफ द क्रिस्टल फॉर्म्स डिपेंड अपॉन द these type of interactions। तो आपके पास जो बॉन्डिंग हो रही है वो क्या करेगी? डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग क्लासेस डिवाइड हो रहे होंगे। आयोनिक बॉन्ड, जिसमें आप ट्रांसफर करेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन को। कोवेलेंट बॉन्ड, जैसे डायमंड इसकी एग्जांपल है, इसमें क्या हो रहा है? आपके पास शेयर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है। ठीक है,
इसी तरह मेटेलिक बॉन्ड आपके पास क्या है, मेटेलिक बॉन्ड में आपके पास सिल्वर और कॉपर की एग्जांपल लिखी हुई है और इसमें फ्री नेचर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके पास, ठीक है। और वैंडर वाल फोर्सेस सॉलिड नाइट्रोजन में एग्जिस्ट करेंगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आइस में एग्जिस्ट करेंगी। अब देखिए हर एक की डिफरेंट नेचर है, अब डिफरेंट एटम्स या डिफरेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स के बीच डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्डिंग हो रही है, ठीक है। बारी बारी हम सबको पढ़ेंगे। The first three types of bonds are called primary bonds. First three types जो आपके पास ionic bond, covalent bond और metallic bond है, इनको हम कहते हैं primary bonds। और एंड द लास्ट टू टाइप्स आपके पास वंडर वाल और हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है, इसको हम सेकेंडरी बॉन्ड्स कहते हैं। और मैनी क्रिस्टल हैव मिक्स बॉन्डिंग, मैनी क्रिस्टल्स में डिफरेंट टाइप की बॉन्डिंग भी हो सकती है। ZnS is partially ionic and partially covalent. Partially covalent bonding भी है और उसमें partially ionic भी है. Similarly, graphite has intra-chain, the covalent bonding and intra-chain weak van der Waals type of bonding. Similarly, graphite जो है आपके पास जो एक डायमंड की टाइप है, उसमें आपके पास क्या है, बॉन्डिंग किस तरह की होती है, कोवलेंट बॉन्डिंग भी हो रही होती है और वीक van der Waals टाइप ऑफ बॉन्डिंग भी इसके अंदर जो है वो एग्जिस्ट कर रही होती है आपके पास। क्रिस्टल ऑफ इनर्ट गैसेस, इनर्ट गैसेस फॉर्म द सिंपलेस्ट क्रिस्टल। आपके पास इनर्ट गैसेस जो होती हैं वो सिंपलेस्ट क्रिस्टल की फॉर्म में आती हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एटम इन द क्रिस्टल इज द सेम एज दैट ऑफ द फ्री एटम। इसकी इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग जो हो रही होती है बिल्कुल ऐसे होता है कि एटम इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट फ्रीली मूव कर रहे होते हैं। इनर्ट गैस क्रिस्टल्स आर ट्रांसपेरेंट इंसुलेटर्स, इनको इंसुलेटर भी कहते हैं, जिनके लो मेल्टिंग पॉइंट्स हैं। क्रिस्टल्स आर वीकली बॉन्ड है, अगर इनका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते तो इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता, इनकी क्या है, वीक बॉन्ड है। Atoms of inert gas have their outermost shell completely filled, thus have no tendency to gain, lose or share the valence electron with other atom or molecules in the solid. इसका outermost shell जो होता है वो completely filled होता है, इसलिए ना तो ये शेयर करेंगे, ना ट्रांसफर करेंगे, ना लूज करेंगे, ना गेन करेंगे इलेक्ट्रॉन को with other atoms के साथ। The distribution of electronic charge in the free atom is spherical symmetric. तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रही होती है एटम्स के अंदर वो क्या होती है, सिमेट्रिक होती है। In the crystal of inert gas, atoms are packed together as closely as possible. और आपके पास जो inert gases होती हैं उसमें atoms जो पैक्ड होते हैं बिल्कुल closely पैक्ड होते हैं। Their crystal structures are FCC इसका crystal structure है। Examples such crystals are helium neon argon है आपके पास। But the question arises which hold inert gas crystal together. फिर भी हम देखेंगे कि actually which type of bonding इनके बीच में exist कर रही है, क्योंकि एक एटम से दूसरा एटम जुड़े तो हुआ है क्रिस्टल के अंदर, तो वो किस तरह से जुड़े हुए हैं। Because the outer shell of the inert gas atoms are completely filled, then what type of force is there with which the gaseous state of inert gases to liquid or solid state में वो exist कर रहा है। तो now it is found that the van der Waals interactions exist in the crystal of inert gases। तो इससे हमें पता चल रहा है कि van der Waals forces जो है वो inert gases में exist कर रही हैं। इनर्ट गैसेस के बारे में हमने क्या कहा, पहली बात हमने ये की कि उसका आउटर शेल जो होता है वो क्या होता है, आउटर मोस्ट शेल इसका कम्प्लीटली फिल्ड होता है, ठीक है। आउटर शेल क्या होगा, कम्प्लीटली फिल्ड होगा, और ना तो वो इलेक्ट्रॉन उसकी वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे होंगे, ना वो किसी के साथ जो है वो आपके पास क्या कर रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन्स लूज करेंगे ना गेन करेंगे, ठीक है। और इसने कहा था इसमें वीक बॉन्डिंग हो रही होगी, लो मेल्टिंग पॉइंट होगा इनर्ट गैसेस में, इसके एटम्स जो हैं वो स्फेरिकली सिमेट्रिक होंगे, और इसके इनर्ट गैसेस में क्रिस्टल्स पैक्ड हैं, लेकिन उनके बीच में, और इसकी टाइप, इसके एग्जांपल्स कौन सी है, हीलियम नियॉन आर्गन इसकी एग्जांपल्स हैं इनर्ट गैसेस की। फिर हमने कहा कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो है वो एफसीसी बना रहा है। फिर हम कह रहे हैं कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर तो एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब है कि कुछ उसकी बॉन्डिंग भी हो रही होगी, तो वो बॉन्डिंग कौन सी होगी, वो आपके पास वीक फोर्सेस हैं, लेकिन आपके पास कौन सी है, van der Waals इंटरेक्शंस एग्जिस्ट कर रही हैं इनर्ट गैसेस में। तो van der Waals इंटरेक्शंस को भी हम पढ़ लेते हैं।